ये लेक्चर जो हमारा है वो पुराने वाले लेक्चर्स का कॉन्टिन्यूएशन है। और अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा हो, बेहतर कंटेंट के रिगार्डिंग कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी बातें कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम आईडी पे हमारे चैनल का डिटेल्स, हर दिन कौन सा वीडियो कितने बजे पोस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। आप उससे जुड़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स में हैं, तो हम लोग पिछले क्लासेस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हार्डवेयर्स के बारे में, और हार्डवेयर्स के बारे में हम लोग जान रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज इसी कड़ी में हम लोग सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है अ सीडी और सीडी रोम इज मेड फ्रॉम 1.2 मिलीमीटर्स थिक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल। तो जो सीडी होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, और उसकी मोटाई कितनी होती है? तो 1.2 मिलीमीटर्स की होती है। अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम और गोल्ड इज अप्लाइड टू द सरफेस। जो सीडी होता है उस सीडी के सरफेस पे हम लोग एक पतला लेयर लगाते हैं, या तो एल्यूमिनियम का और या तो गोल्ड का, लेकिन बेसिकली आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का ही लेयर उस पर लगाया जाता है। कहता है सीडी डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज टाइनी इंडेंटेशन नोन एज पिट्स। जो इस सीडी का डेटा है उसको छोटे छोटे इंडेंटेशंस में डिनोट करते हैं। इन्हीं इंडेंटेशंस को हम लोग जानते हैं पिट्स के नाम से। इन्हीं इंडेंटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं कि वो पिट्स हैं। ठीक है, और ये पिट्स जो हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? तो ये सारे पिट्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये सारे पिट्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल है उसी के ऊपर, यानी ये मटेरियल है, इसी मटेरियल के ऊपर सारा का सारा पिट्स जो होगा वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है। तो कहता है अनकोडेड इन अ स्पाइरल ट्रैक मोल्डेड इनटू द टॉप ऑफ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल्स। द एरियाज बिटवीन पिट्स आर नोन एज लैंड्स। हर एक पिट के बीच कुछ गैप होता है। जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा सीडी जो है वो कैसे चलता है? तो ये सीडी जो है वो चलता है सीडी प्लेयर के अंदर, और वो सीडी प्लेयर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ये सीडी प्लेयर होता है और इसी के ऊपर हम ये सीडी लगा देते हैं। तो ये जो सीडी प्लेयर है वो चलता कैसे है? तो ये चलता है मोटर के साथ। तो कहता है अ मोटर विद इन द सीडी प्लेयर रोटेट्स द डिस्क। तो जो डिस्क है उस डिस्क को रोटेट करने का काम कौन करता है? तो उस डिस्क को रोटेट करने का जो काम है वो करता है मोटर। अब एक जो सीडी होता है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, ऑर्डिनरी कैपेसिटी क्या है? तो जो सीडी है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB होती है। वो 700 MB होता है। एक चीज़ आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे, 700 MB जो है वो वन साइडेड होता है। ठीक है, यानी सीडी जो होता है वो वन साइडेड ही होता है। आप उसके एक ही साइड में डेटा को सेव कर सकते हैं, दोनों साइड नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीडी है उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 700 MB, यानी 700 MB की कैपेसिटी वहाँ होती है। अब इसी सीडी से एक नेक्स्ट पॉइंट निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं डीवीडी। डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसी को हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो 4.7 GB ऑफ डेटा होती है। यानी डीवीडी में हम लोग 4.7 GB स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अप टू 4.7 GB डेटा इसमें स्टोर हो सकता है, जहाँ पे हम लोग 700 MB सीडी में कर पाते थे, यानी उसका 6 गुना से भी ज़्यादा।
6 गुना 4.2 होता, तो मोर देन 6 टाइम्स डेटा जो है वो कौन स्टोर कर सकता है, डीवीडी कर सकता है। कहता है डीवीडीज आर ऑफ यूज्ड टू स्टोर मूवीज एट अ बेटर क्वालिटी। डीवीडी का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम लोग डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं मूवीज़ को स्टोर करने के लिए। अगर आप बेहतर क्वालिटी के मूवीज़ चाहते हैं तो आपको किस में स्टोर करना पड़ेगा, डीवीडी का यूज़ करना पड़ेगा। कहता है लाइक सीडीज डीवीडीज आर रेड विथ अ लेजर बीम। सीडी की तरह अगर हमें डीवीडी को भी पढ़ना है तो हम लोग सीडी और डीवीडी को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग डीवीडी और सीडी को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। कहता है द डिस्क कैन हैव 1 और 2 साइड्स। ये जो डीवीडी होता है ये एक साइड का भी हो सकता है या 2 साइड का भी हो सकता है, तो आप डेटा दोनों साइड सेव कर सकते हैं। एंड 1 और 2 लेयर्स ऑफ डेटा पर साइड, द नंबर ऑफ साइड्स एंड लेयर्स डिटरमाइन हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जो दोनों साइड का डेटा है, दोनों साइड का लेयर है, ये डिसाइड करता है कि एक डीवीडी के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डबल लेयर्ड साइड्स आर यूजुअली गोल्ड कलर्ड। जो डबल लेयर साइड का डीवीडी होता है वो किस कलर का होता है, गोल्ड कलर का होता है। वाइल सिंगल लेयर्ड साइड्स आर यूजुअली सिल्वर कलर्ड लाइक अ सीडी। तो अगर वो सिंगल लेयर वाला है तो उसका कलर कैसा होगा, सिल्वर कलर होगा, जैसे सीडी के जैसा। और अगर वो डबल लेयर है तो डबल लेयर में वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का। और गोल्डन कलर का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये डबल लेयर्ड सीडी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और हर उस इंसान को भेजिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को आप डोनेट करिए ताकि हम इस पैसे का इस्तेमाल करके इस चैनल को बेहतर बनाएं, आपको बेहतर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर सकें और बेहतर कंटेंट दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो एक स्टोरेज डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी की जैसे बात होती है हम लोग के मन में क्या आ जाता है कि पेन ड्राइव जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लैश मेमोरी का। तो ये सच बात है कि पेन ड्राइव जो है वो एक तरीके का फ्लैश मेमोरी है, लेकिन ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैपेसिटी क्या है, आइए वो हम लोग जानते हैं। तो फ्लैश मेमोरी जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम। तो ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ स्टिल डेटा एग्जिस्ट। लाइट कटने के बाद भी अगर डेटा आपका है तो वो किसकी वजह से है, फ्लैश मेमोरी के वजह से। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और तब तक स्टोर होता है जब तक कि जो यूज़र है उसको डिलीट ना कर दे। दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम। इसमें बताया गया है कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं और फिर से इसको हम लोग रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। दे आर आइदर EEPROM या EEPROM। ठीक है, EEPROM और EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग पहले पढ़े हैं, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैश मेमोरीज आर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स एक्सेट्रा। तो फ्लैश मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या हैं, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया इत्यादि। कहा गया है कि फ्लैश मेमोरी कैन बी यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो फ्लैश मेमोरी का यूज़ कहाँ करते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, डिजिटल असिस्टेंट्स में, ऑडियो प्लेयर्स में, डिजिटल कैमरास और मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता है। डिजिटल असिस्टेंट्स क्या होता है, तो जैसे एलेक्सा हो गई, ये क्या है, डिजिटल असिस्टेंट है जहाँ पे आप बोलते हैं और ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं।
डिजिटल असिस्टेंट जो है वो एक एआई टूल भी है। और ये कौन सा एआई टूल है? तो इसको हम लोग जनरल एआई बोलते हैं। इसको हम लोग जनरल एआई बोलते हैं, ठीक है। और इसी को दूसरी भाषा में हम लोग एएनआई भी कहते हैं। एएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएनआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी कुछ सीमित काम को ही ये कर सकते हैं। कहता है फ्लैश मेमोरी ऑफर्स फास्ट एक्सेस टाइम्स। फ्लैश मेमोरी जो है ये हम लोग को फास्ट एक्सेस टाइम देता है। इसका मतलब कि डेटा को आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। किसकी वजह से? तो ये हम लोग कर सकते हैं कहाँ पर? फ्लैश मेमोरी में। आगे कहता है द टाइम टेकन टू रीड और राइट अ कैरेक्टर इन मेमोरी इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? तो मान लीजिए ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से डेटा पढ़ने में जो टाइम लगता हो या पेन ड्राइव से जो डेटा रिट्राइव करने में टाइम लगता हो, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो किसी भी मेमोरी से रीड और राइट करने में जो टाइम लगता है, हम लोग उसको क्या रेफर करते हैं? एक्सेस टाइम के तौर पर रेफर करते हैं। कहता है द कैपेसिटी ऑफ द फ्लैश मेमोरी वेरीज फ्रॉम 1 GB टू 2 TB। एक फ्लैश मेमोरी जो होता है उसका साइज क्या हो सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो सकता है? तो जनरली 1 GB से स्टार्ट होता है और 2 टेराबाइट तक भी जाता है। अब 2 TB की बात करें तो इसी में हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल यूज़ करने लगे हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो फ्लैश मेमोरी है? तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हम लोग आपको और बेहतर इसके लिए एक प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपको समझ में आए। और आपको ये भी बता दें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिलेबस से बाहर आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं, नहीं। जो भी चीज़ें सिलेबस में थी हैं, हम लोग उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इससे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है ब्लू रे डिस्क के बारे में। तो ये ब्लू रे डिस्क होता क्या है और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क जो है ये हाई डेंसिटी ऑप्टिकल डिस्क है। ये क्या है? हाई डेंसिटी ऑप्टिकल डिस्क है, सिमिलर टू डीवीडी। यानी अगर कहा जाए तो ब्लू रे डिस्क जो है वो कैसा काम करता है? डीवीडी की तरह काम करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू रे डिस्क जो है और कहाँ यूज़ होता है। तो याद रखिएगा ब्लू रे इज़ द टाइप ऑफ डिस्क यूज्ड फॉर प्ले स्टेशन गेम्स। हम लोग इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्ले स्टेशंस में। यानी जो गेम्स आप लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उन सारे गेम्स में या उन सारे गेम्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ फॉर प्लेइंग हाई डेफिनेशन मूवीज़, अगर HD मूवीज़ भी आपको प्ले करना है तो HD मूवीज़ के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं। कहता है अ डबल लेयर ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर अप टू 50 GB ऑफ डेटा। अगर आपके ब्लू रे डिस्क का दोनों तरफ स्टोरेज है, ठीक है, आगे और बैक साइड में भी, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ अगर वो स्टोर कर सकता है तो वो 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। तो हम लोग CD पढ़े थे कहाँ तक? 700 MB। DVD पढ़े कहाँ तक? तो अराउंड 4.5 GB। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क अप टू 50 GB। ठीक है, कहता है DVDs यूज अ लेजर टू रीड एंड राइट डेटा। DVD जो होता है वो किसका इस्तेमाल करता है? लेज़र का यूज़ करता है।
किस लिए यूज़ करता है? तो डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो अगर डेटा रीड और राइट करना है तो आप और हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेज़र का यूज़ करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब बट ब्लू रे यूजेस अ ब्लू वायलेट लेज़र टू राइट। लेकिन जो ये ब्लू रे डिस्क है ये किसका इस्तेमाल करता है? ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ करता है। ये किसका यूज़ करता है? ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? डेटा को लिखने के लिए। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें डेटा कैसे लिख सकते हैं, तो इस पर डेटा को लिखने के लिए हम लोग ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि ब्लू वायलेट रेज का यूज़ क्यों करते हैं? तो खैर इसकी चर्चा होगी, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और ब्लू वायलेट रे के इस्तेमाल की वजह से ही हम लोग कहते हैं कि ये ब्लू रे डिस्क है। तो याद रखेंगे ये ब्लू वायलेट रेज का यूज़ करता है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ब्लू रे डिस्क है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब इसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की कड़ी में हम आगे बढ़ें तो जितने भी डिवाइसेस हैं हम उनको किससे कनेक्ट करते हैं? पोर्ट्स से। तो पोर्ट्स क्या होते हैं? तो पोर्ट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स टू कनेक्ट हार्डवेयर्स टू योर सीपीयू। तो पोर्ट्स का यूज़ क्यों करते हैं? पोर्ट्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम उनके इस्तेमाल से सीपीयू से हार्डवेयर को क्या कर सकें? कनेक्ट कर सकें। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये एक पोर्ट है, कलर बदल लिया जाए। ये जो पोर्ट है वो क्या है? माउस पोर्ट। ये जो है वो क्या है? कीबोर्ड पोर्ट। ये क्या है? VGA। VGA का फुल फॉर्म क्या हो गया? विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है? HDMI, हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये सारे क्या हो गए? नेटवर्क पोर्ट्स हो गए। USB, USB, ये सीरियल पोर्ट, ये पावर सप्लाई। तो इन सब का यूज़ क्यों करते हैं? आज जनरली जो हम लेटेस्ट मॉनिटर्स यूज़ करते हैं उन सारे मॉनिटर्स में हम लोग HDMI पोर्ट यूज़ करते हैं। अगर आप घर पे LED, LCD टीवी भी यूज़ करते हैं, LCD टीवी तो बहुत कम आता है, LED आता है, तो उन LED टीवीज़ में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HDMIs। जो पुराने कंप्यूटर्स थे वहाँ पर VGA पोर्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब VGA का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसमें कहा गया है सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस फाउंड इन ओल्ड कंप्यूटर्स। सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये जो है वो नए कंप्यूटर्स में यूज़ नहीं होता। जो पुराने कंप्यूटर्स थे उन्हीं पुराने कंप्यूटर्स में सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल होता था। तो आई रिपीट, सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है? सीरियल पोर्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब किस प्रकार के एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, कैसे करते हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन नए सिस्टम्स में इनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स जो हैं कहाँ चले गए? आपको दिखा दिया जाए इसमें। खैर पैरेलल पोर्ट्स यहाँ नहीं है, अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे। पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो पैरेलल पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए।
तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल पोर्ट्स का यूज करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि यूएसबी पोर्ट क्यों आता है और किस लिए, तो यूएसबी का नाम ही है यूनिवर्सल सर्विस बस, सबसे कॉमन है ये और हर कंप्यूटर में यूज़ होता है और आज भी यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कैमरा कनेक्ट करने के लिए, स्कैनर कलेक्ट करने के लिए, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स, कुछ भी एक्सटर्नल कनेक्ट करना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस का यूज़ करते हैं। अब यूनिवर्सल सीरियल बस की अगर बात करें यानी यूएसबी की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूएसबी 3.0 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूएसबी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो 3.0 है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वे है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, यानी एक कंप्यूटर को बाकी के गैजेट से कनेक्ट करना हो या बाकी के गैजेट्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। अब यूएसबी जो है यूएसबी 3.0 कैन ट्रांसफर डेटा अप टू 5 GB पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में यूएसबी 3.0 जो है वो कितना डेटा कम से कम ट्रांसफ़र कर सकता है, तो भैया 5 GB तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। यूएसबी का 3.1 वर्जन एंड 3.2 वर्जन भी आ गया है, यानी यूएसबी 3 में 2 अपडेट्स भी आ गए हैं, 3.1 एंड 3.2। अब अगर बात करा जाए तो हमारे पास एक नेक्स्ट होता है VGA कनेक्टर, जो मैंने दिखाया आपको। तो VGA कनेक्टर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो VGA कनेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि मॉनिटर को कनेक्ट कर सकें, ताकि डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो LCD प्रोजेक्टर कनेक्ट करना हो, पुराने मॉनिटर्स कनेक्ट करने हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, VGA कनेक्टर्स का। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में ऑडियो प्लग्स भी होता है। ये ऑडियो प्लग्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोफोन, हेडफोन्स, इन सबको कनेक्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑडियो प्लग्स। PS2 पोर्ट्स, वैसे PS2 पोर्ट अब यूज़ नहीं होता नए CPUs में, पुराने CPUs में PS2 पोर्ट चलता था और इसका इस्तेमाल करते थे माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। तो याद रखेंगे PS2 किसके लिए आता है, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन है कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए वो USB ही है। तो अभी अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो आप किससे करेंगे, USB के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पे आता है SCSI पोर्ट। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना हो, ठीक है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना हो तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो SCSI का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस टू कनेक्ट द हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड नेटवर्क कनेक्टर्स। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो किसका यूज़ करते हैं, SCSI। अब हमारे पास एक नेक्स्ट है, वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो HDMI का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, ठीक है, HDMI का अलग अलग अगर आप देखेंगे ना तो कई जगहों पे अलग अलग फुल फॉर्म्स दिए होते हैं, तो आपकी दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो, आपका चॉइस है। अब HDMI का जो 2 टाइप आता है, एक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बड़ा वाला है और दूसरा क्या होता है ये छोटा, जिसको हम लोग माइक्रो HDMI भी कहते हैं। अब इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारे पास नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं HDR पोर्ट। तो अगर आप HDR देखेंगे ना तो HDMI टाइप का ही होता है, या HDMI कम्युनिटी का ही है, HDMI बिरादरी का ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं HDR पोर्ट। अब HDR रिसेंट जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें हम लोग HDR पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डायनामिक रेंज पोर्ट्स, हाई
डायनामिक रेंज पोर्ट्स। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए अगर आप ऑल इन वन पीसी लेते हैं, ऑल इन वन पीसी का मतलब क्या होता है? ऑल इन वन पीसी का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर है, यानी एक मॉनिटर है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क भी है। ठीक है, तो मॉनिटर के अंदर ही हार्ड डिस्क है। तो उन सारे जगहों पर अब HDR का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि आप इस मॉनिटर को अगर कनेक्ट करते हैं किसी पैनल से, ठीक है, यानी मान लीजिए आप इसको कनेक्ट करते हैं इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड से। इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? तो जहाँ पे आप लोग देखे होंगे टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं, वो इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड है। तो अब इसको कनेक्ट करेंगे इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड से, तो 4K होना चाहिए, 4K क्वालिटी होना चाहिए। तो उस 4K क्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए? USB भी हमारा बेहतर हो। तो वहीं पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? HDR। लेकिन HDR जो है वो किसका एक रेंज है, किसका पार्ट है? HDMI का ही पार्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस is an audio video interface which transfers the uncompressed video and audio data from a video controller to a compatible computer monitor, LCD projector, digital TV etc. तो जैसे मैंने बताया, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, हाई क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो उसी हाई क्वालिटी के लिए इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। कहता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं तो ये हार्डवेयर किस लिए होता है? तो ये हार्डवेयर तभी काम कर सकता है जब हम लोग उसके साथ क्या यूज़ करें? ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जानने की आवश्यकता है कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि बार बार यही बताया जाता है हम लोगों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर है, सच में है भी या नहीं, और है भी तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो कहता है A software is a set of instructions that perform specific task. सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। नेक्स्ट कहता है इट इंटरैक्ट्स बेसिकली विद द हार्डवेयर टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट। सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है और आउटपुट्स जनरेट करता है। अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल जो होता है वो हम लोग कोडिंग करते हैं ना। तो जब आप कोडिंग करते हैं तो इसी कोड्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या हो गया? एप्लीकेशन, और दूसरा क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी किसी एक टास्क को करना हो तो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। नेक्स्ट कहता है कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे MS वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड का क्यों यूज़ करते हैं? तो MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप कर सकें। VLC प्लेयर इज़ अ फेमिलियर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्ले ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड मैनी मोर। अगर हम लोग VLC मीडिया प्लेयर की बात करें तो VLC मीडिया प्लेयर का क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसका यूज़ करके ऑडियो प्ले कर सकें, वीडियो प्ले कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को किया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइंड टू रन द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम।
सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला सकें और साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी चला सकें, यानी ऐप्स को चला सकें। तो ऐप्स और हार्डवेयर को चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये जानना आवश्यक है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता। अब आप मान लीजिए कोड्स लिखते हैं पाइथन में, मान लो सी या C++, जावा, तो ये सारा क्या है? ये सारा जो है मशीन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन उन चीज़ों को नहीं समझता है। वो क्या करता है? वो इस नंबर को या वो इस कोड को कन्वर्ट करता है नंबर्स के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स यानी बिट के फॉर्म में, और यही बिट जो है मशीन समझ सकता है। तो मशीन जिस चीज़ को समझ सकता है उसको हम लोग कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, और जो हम लिखते हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब वो जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि OS क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये एक माध्यम के तौर पे काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के। जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इस पे हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने कंप्यूटर का CPU कैसे चलवाएंगे? कोई तो होगा जो CPU को गाइड करेगा, हमसे इंस्ट्रक्शंस लेके CPU को पास करेगा। तो हम दोनों के बीच में, हमारे और हार्डवेयर के बीच में माध्यम बनकर आता है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से काम होते हैं? तो दिस कंट्रोल्स इनपुट, यानी कंप्यूटर को इनपुट देना, आउटपुट चेक करना, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, बाकी के जो डिवाइसेस हैं जैसे डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, बाकी के जो गैजेट्स हैं उनको भी कंट्रोल करना किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है, मेमोरी मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। मेमोरी मैनेज करने का मतलब क्या हो गया? कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे रैम से हार्ड डिस्क में आएगा, ये सारा काम किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। प्रोसेस को मैनेज करना, यानी कौन सा डेटा जाएगा CPU के अंदर, CPU से बाहर, किसको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा हार्डवेयर चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैनेज होता है किसके थ्रू? प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कहता है विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट इफेक्टिवली मैनेज ऑल द रिसोर्सेस। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर जो है सारे रिसोर्सेस को मैनेज नहीं कर सकता। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। कहाँ पर? हाँ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। कहाँ पर? मेमोरी में, और हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रोम के बारे में, मैंने वहाँ पे आपको बताया था बूटस्ट्रैप लोडर और रोम के बारे में। तो हमारे कंप्यूटर को ऑन करने में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बूटस्ट्रैप लोडर और रोम। कहता है सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स। तो जो कुछ कॉमन या जो पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनका हमारे पास एक लिस्ट है सॉफ्टवेयर्स का। वो कौन कौन सा हो गया? विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया,
ठीक है, ये सारे जो हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और iOS। तो iOS किसका हो गया, एप्पल का हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 2025। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा स्पेसिफिक और हो जाए, जून 10 2025, अगर जून 10 2025 के अकॉर्डिंग बात करें तो एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट मॉडल है वो है एंड्रॉयड 16। एंड्रॉयड 16, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एंड्रॉयड 16 के क्या फीचर्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे चैनल को डोनेट करिए, कुछ डोनेशन, 1 रुपया 2 रुपया जो भी कर सकते हैं ज़रूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसकी हमें आवश्यकता भी है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनल, टेस्ट सीरीज़ और बेहतर बना सकें। यही फंडिंग जो होगा हमें बेहतर बनाने में मदद करेगा। हम इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।